बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिपिड सोलेबल हार्मोन्स एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, यानी कि लिपिड सोलेबल हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। तो लिपिड सोलेबल हार्मोन्स जैसे कि स्टेरॉयड, थायराइड हार्मोन्स वगैरह और इनके कैरियर्स, क्योंकि लिपिड सोलेबल जो हैं वो ब्लड में सोलेबल नहीं होंगे ज़्यादा, उनके लिए एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन चाहिए होगी जो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ब्लड के थ्रू हेल्प करे, उसको सोलेबल फॉर्म में लेके आए। विदाउट दीज कैरियर्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज हार्मोन्स could dissolve in blood, which is an aqueous solution, and they would be taken up completely by the first encountered lipid in the circulation. अब दूसरी रीज़न ये भी है लिपिड सोलेबल हार्मोन्स के साथ कैरियर प्रोटीन लगाने की कि ब्लड में, क्योंकि ब्लड एक्वस मीडियम है इसका, तो इसके अंदर जब एक हार्मोन आया लिपिड वाला, जब अगर उसके इर्द गिर्द कोई प्रोटीन आके अटैच नहीं होगी तो दूसरा लिपिड का मालिक्यूल आकर इकट्ठा हो जाएगा, इसके साथ एक इस तरह से क्लस्टर बना देगा। क्लस्टर से फिर ये आगे मूवमेंट नहीं करेगा और ब्लॉक करेगा कैपिलरीज वगैरह को। तो इस क्लस्टर से बचने के लिए इनके अंदर कैरियर प्रोटीन्स वाला मैकेनिज़्म है। द एसोसिएशन ऑफ लिपिड सोलेबल हार्मोन्स विद कैरियर दस मार्कली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दीज हार्मोन्स दैट कैन बी कैरीड इन द ब्लड। तो इस तरह से ज़्यादा हार्मोन्स ब्लड में कैरी हो सकते हैं। द बाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट कैरियर वेरीज, इंश्योरिंग एडिक्वेट रेट ऑफ हार्मोन डिलीवरी टू ऑल टारगेट टिश्यू। बाइंडिंग कांस्टेंट जो है सब कैरियर्स का डिफरेंट है, लेकिन ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि अच्छी खासी अमाउंट में हार्मोन टारगेटेड टिश्यूज़ तक चला जाए। वन स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन डिसोसिएट फ्राम देयर कैरियर प्रोटीन्स। अब यहाँ से मैकेनिज़्म असल में स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं, इसकी रीडिंग आप खुद कर लेंगे। डायग्राम में क्या बताया गया है कि ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन आ रहे थे, फ़र्ज़ करें ब्लड, ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरी बनाई गई है, ये हार्मोन आ रहा था अपने कैरियर प्रोटीन के साथ। ये वाला जो है कैरियर प्रोटीन है और सर्कल में जो है वो हार्मोन है, डॉट जो बनाया गया है ये डॉटेड हार्मोन और ये कैरियर। जैसे ये कैरियर हार्मोन को रिलीज़ करेगा, डी अटैच होंगे, जब दोनों कैरियर और हार्मोन एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो हार्मोन सेल के अंदर मेम्ब्रेन से दाखिल हो जाएगा। प्रोटीन के साथ दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्रॉस नहीं करती लिपिड को। अब हार्मोन जो है सेल के अंदर दाखिल हो गया, इसके बाद सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर मौजूद है एक। ये इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के साथ एक जुड़ी हुई है इन्हिबिटर प्रोटीन, जो कि इसको न्यूक्लियस में जाकर डीएनए के ऊपर बाइंड करने से रोक रही है। इन्हिबिटर प्रोटीन काम क्या कर रही है, इस हार्मोन के इस प्रोटीन के कैरियर प्रोटीन के सेकंड कैरियर है, जो सेकंड मैसेंजर भी इसको कह सकते हैं, ये सेकंड मैसेंजर है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसके पास दो साइट हैं, एक इन्हिबिटर प्रोटीन वाली साइट है और दूसरी हार्मोन बाइंडिंग साइट है। अब जब हार्मोन बाइंडिंग साइट पर आकर हार्मोन अटैच हो जाएगा इस जगह पर, तो ये इन्हिबिटर यहाँ से रिलीज़ हो गया, ये वाला इन्हिबिटर है जो। तो इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है जो हार्मोन और रिसेप्टर यानी सेकंड मैसेंजर भी यहाँ पर
कह सकते हैं इस रिसेप्टर को। तो ये आगे न्यूक्लियस के अंदर डिफ्यूज़ होगा, न्यूक्लियस में जाएगा डीएनए पर। इसकी ये जो सेकंड साइट जो फ्री हुई, इनहिबिटर से फ्री हो गई, जो ये है डीएनए बाइंडिंग साइट। डीएनए बाइंडिंग साइट पर जाकर ये अटैच हो जाएगा किसी रेगुलेटरी सीक्वेंस पर। रेगुलेटरी सीक्वेंस इससे पहले हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हों, उनके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स वगैरह या फिर रेगुलेटरी फैक्टर्स, ये अटैच रहते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस में जाकर ये अपना एक्शन कर देगा और उसके बाद जो प्रोटीन फार्मेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। प्रोटीन फार्मेशन कंट्रोल होगी तो आगे सेल के कोई फंक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे। डोमेन का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। डोमेन प्रोटीन का एक बहुत सारा पोर्शन होता है, एक ख़ास पोर्शन जिसको ख़ास जीन इनकोड कर रहा हो, वो डोमेन कहलाती है। एक अलग से फंक्शन हो जिसका एक प्रोटीन में ऐसा रीजन। अब बात करते हैं कि क्या हर एक सेल के अंदर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स दाखिल हो जाते हैं और किन सेल्स में ज़्यादा होंगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, किन में कम होंगे, क्योंकि लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तमाम सेल्स की लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स दाखिल हो सकते हैं तमाम सेल्स के अंदर, लेकिन अमाउंट किस में ज़्यादा होगी? अमाउंट टारगेटेड सेल के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि टारगेटेड सेल जो होता है वो इधर से लिपिड सोल्यूबल हार्मोन को साइटोप्लाज्म से उठाकर न्यूक्लियस में ले जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट कम हो जाती है तो बाहर से और हार्मोन्स आ जाते हैं मज़ीद। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स हर एक सेल में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जो इसके टारगेटेड सेल हैं जिनके पास इसका रिसेप्टर है, वहाँ पर ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं। अब पता कैसे चला कि हार्मोन जो है लिपिड सोल्यूबल न्यूक्लियस में जाकर अटैक करते हैं? इस पे पूरे एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत सारे। एक्सपेरिमेंट में से एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो डिस्कस करते हैं, वो ये है कि ऑटो रेडियोग्राफी की गई ऐसे सेल्स की जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स को अपटेक करते थे। तो उनकी ऑटो रेडियोग्राफी करने से पहले इस हार्मोन को रेडियो लेबल कर दिया गया। उसकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से ऑटो रेडियोग्राफ बना। ऑटो रेडियोग्राफ के ऊपर जो है वो ये नज़र आया कि न्यूक्लियस वाला रीजन है जो वो बहुत ज़्यादा ये स्टेरॉयड हार्मोन्स अपने अंदर रखता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ टारगेटेड सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रिसेप्टर मौजूद है। रिसेप्टर सेल के अंदर लेके आएगा, न्यूक्लियस के अंदर लेके आएगा हार्मोन्स को। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे।